बिहार में हुए चुनाव, क्या ये भारतीय इतिहास के सबसे अनफेयर यानी सबसे अनुचित चुनाव थे? तो आज पेश किए गए सबूतों को एक-एक करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन आरोपों में कितना दम है। तो ये है वो दावा जो इस पूरी बहस के केंद्र में है। हाल ही में हुए बिहार चुनाव शायद भारतीय इतिहास के सबसे अनुचित चुनाव थे। देखिए, ये कोई छोटा-मोटा आरोप नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर दावा है और जब आरोप इतना बड़ा हो तो उसके पीछे के सबूतों को देखना और भी ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये चुनाव अपनी नींव से ही मतलब फंडामेंटली अनफेयर था। हमारा काम यहाँ पर किसी भी पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं है। हम बस सबूतों को आपके सामने रखेंगे ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। अपने इस बड़े दावे को साबित करने के लिए 6 मुख्य सबूतों का जिक्र किया गया है। इन्हें बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इन्हें 3 हिस्सों में बांटा है। पहला, वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिशें। दूसरा, वोटर लिस्ट में कथित हेरफेर। और तीसरा, नियमों में किए गए बदलाव। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन तरीकों की जिनके जरिए वोटर्स के फैसले पर सीधे-सीधे असर डालने का आरोप लगाया गया है। पहला सबूत एक सरकारी स्कीम से जुड़ा है। इसके तहत बिहार की 1.25 करोड़ महिलाओं, जिन्हें जीविका दीदी कहा जाता है, उनके बैंक खातों में 10-10 हज़ार रुपए ट्रांसफर किए गए। ये महिलाएं सरकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यक्रम का हिस्सा हैं। लेकिन यहाँ असली मुद्दा पैसे का नहीं बल्कि उसकी टाइमिंग का है। सबसे बड़ा आरोप यही है कि ये पैसे तब बांटे गए जब चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। मतलब 6 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका था और उसके बाद भी जैसा कि आप देख सकते हैं पैसे ट्रांसफर होते रहे। कानून ये कहता है कि एक बार आचार संहिता लग जाए तो आप ऐसी कोई नई स्कीम या पेमेंट नहीं कर सकते जो वोटर्स को लुभाए। और यहीं पर इलेक्शन कमीशन के रोल पर एक बड़ा सवाल उठाता है। पहले के चुनाव में, चाहे वो तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना, चुनाव आयोग ने हमेशा ऐसी स्कीम्स पर रोक लगाई। तो फिर सवाल ये उठता है कि बिहार के मामले में ऐसा क्यों नहीं किया गया? ये एक तरह का दोहरा मापदंड क्यों? वोटर्स को प्रभावित करने के मामले में दूसरा बड़ा आरोप है स्पेशल ट्रेनें चलाने का। दावा यह है कि इन ट्रेनों का खर्च एक राजनीतिक दल ने उठाया था ताकि दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग वापस बिहार आकर वोट डाल सकें। अब देखिए, कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार अपने खर्चे पर वोटर्स को लाने ले जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो इसे एक भ्रष्ट आचरण या करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा। मुफ्त ट्रांसपोर्ट देकर सीधे-सीधे इसी कानून को तोड़ा गया। तो पैसे और ट्रांसपोर्ट के आरोपों के बाद चुनाव प्रक्रिया की सबसे अहम कड़ी यानी कि वोटर लिस्ट पर आता है। और यहाँ जो आरोप हैं वो लिस्ट की पूरी विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। एक जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में 14,35,000 से ज्यादा संदिग्ध डुप्लीकेट वोटर्स थे। सोचिए, इतने सारे नाम जो शायद एक से ज्यादा बार लिस्ट में मौजूद थे। और ये यही नहीं रुकता। वोटर लिस्ट को लेकर दूसरा बड़ा दावा ये है कि अगर हम आधिकारिक जनसंख्या के आंकड़ों से तुलना करें तो लगभग 80 लाख, जी हां, 80 लाख लोग जो वोट देने के लायक थे, उनका नाम फाइनल लिस्ट में था ही नहीं। आरोप यह है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने में एक खास समुदाय को निशाना बनाया गया। देखिए, बिहार की कुल आबादी में मुस्लिम करीब 17% हैं, लेकिन वोटर लिस्ट से जो नाम हटाए गए उनमें कथित तौर पर 33% मुस्लिम थे। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो इन आंकड़ों का जमीन पर क्या असर हुआ? असली वोटर्स जब पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनका नाम लिस्ट से काट दिया गया है, या किसी को ये कहा गया कि आपका वोट तो कोई और पहले ही डाल गया। ये सब सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन लोगों की कहानियां हैं जिन्हें अपने अधिकार से वंचित कर दिया गया। अब आते हैं सबूतों की तीसरी और आखिरी कैटेगरी पर। यहां बात हो रही है खुद नियमों की, कि चुनाव के दौरान नियमों में कुछ ऐसे बदलाव किए गए
जिनसे न सिर्फ एक पक्ष को फायदा हुआ बल्कि किसी भी तरह की गड़बड़ी के सबूतों को भी छिपाना आसान हो गया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सीसीटीवी फुटेज का पूरा मामला। देखिए ये कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप। पहले हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फुटेज देने का आदेश दिया। इसके ठीक बाद सरकार ने नियमों में ही बदलाव कर दिया और सीसीटीवी फुटेज को उन दस्तावेजों की लिस्ट से ही हटा दिया जो किसी को दिए जा सकते हैं। और फिर चुनाव आयोग ने एक नई पॉलिसी बना दी कि 45 दिन बाद सारा फुटेज डिलीट कर दिया जाएगा। मतलब सबूत मांगने पर सबूत को ही खत्म करने का रास्ता बना दिया गया। जब ये पूछा गया कि फुटेज क्यों नहीं दी जा रही, तो जो जवाब दिया गया, कहा गया कि अगर कोई रोज 8 घंटे भी देखे तो सारा फुटेज देखने में 3600 साल लग जाएंगे। ये कोई तार्किक जवाब नहीं बल्कि जानकारी छिपाने की एक कोशिश लगती है। नियमों में दूसरा बड़ा बदलाव हुआ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की प्रक्रिया में। पहले की व्यवस्था में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी, कमेटी में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस होते थे। इससे एक बैलेंस बना रहता था। लेकिन नए बिल में चीफ जस्टिस को हटाकर उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर लिया गया। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब उस कमेटी में सरकार का बहुमत है। इन सारे पॉइंट्स को, पैसे बांटने से लेकर वोटर लिस्ट और नियमों में बदलाव तक, सबको एक साथ रखने के बाद ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये मिलकर हमारे लोकतंत्र के लिए एक बड़े खतरे का संकेत दे रही हैं। और इस चेतावनी को और मजबूती मिलती है एक नए कानूनी बदलाव से। एक नया संशोधन लाया गया जो इलेक्शन कमिश्नर्स को उनके काम के दौरान लिए गए फैसलों के लिए कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा देता है। आसान भाषा में कहें तो अब उनके खिलाफ कोई केस करना लगभग नामुमकिन है। अदालत जाने का फायदा ही क्या है जब कोई मामला ही दर्ज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि जवाबदेही के जो रास्ते थे वो शायद बंद कर दिए गए हैं। तो अंत में वो ये नहीं है कि चुनाव कौन जीता या कौन हारा। मुद्दा उससे कहीं ज्यादा बड़ा और बुनियादी है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि जिन हालातों में ये चुनाव हुआ, क्या उन हालातों में एक निष्पक्ष चुनाव होना मुमकिन भी था? जो कुछ भी हुआ, क्या वो बस एक और राजनीतिक विवाद है या फिर ये हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए एक वेकअप कॉल है? इसका जवाब अब हम सबको मिलकर सोचना है।